टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कहाँ पर होता है, कैसे होता है, उसका पूरा मैकेनिज्म। तो ये थोड़ा डिटेल में जाएगा। पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स, क्या डेफिनेशन है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, फीमेल गैमेट यानी कि ओवम, and this is forming zygote. Okay, next we will study dual aspects of fertilization. क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं फर्टिलाइजेशन के? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कि इस फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन किस तरह से होगा, क्या क्या उसके स्टेजेस होंगे। ये कुछ उसके स्टेजेस हैं। सबसे पहले है अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा, यानी कि स्पर्मेटोजोआ का ओवा तक पहुँचना, किस तरह से वो जा पाएगा। कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट, यानी कि कुछ ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे इनमें जो स्पर्म और ओवम को एक दूसरे को पहचानने में हेल्प करेंगे, जो कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक होंगे, यानी कि कोई दूसरी स्पीशीज़ के बीच से दोनों में फर्टिलाइजेशन ना हो सके। ठीक है, उसके बाद है एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। अब एक बार पहचान हो गई दोनों में कि हाँ यही स्पीशीज़ है, तो उसके बाद में क्या होगा, ये अप्रोच करेगा इस तक। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक्रोसोम होता है यहाँ पर स्पर्म में ऊपर, तो यहाँ से पेनिट्रेट करेगा, तो कुछ रिएक्शंस होंगी पेनिट्रेट करने से पहले, वही हम पढ़ेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन में। उसके बाद है एक्टिवेशन ऑफ ओवम। अब जब पेनिट्रेशन हो गया तो ओवम एक्टिवेट हो जाएगा, इसमें कुछ रिएक्शंस होंगे ताकि कोई दूसरा स्पर्म एंटर ना कर सके। इसके बाद है एम्फीमिक्सिस, जो है हमारा मेन थिंग, जो हमें मेन इसमें चाहिए। क्या होता है एम्फीमिक्सिस में? दोनों का न्यूक्लियस का फ्यूजन। चलिए ड्यूअल एस्पेक्ट्स पहले ये देख लेते हैं एक चीज़। इसमें क्या है, ये तो पता ही होना चाहिए कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल गैमेट में, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं मेल गैमेट में, एंड जब दोनों का फ्यूजन होगा तो कितने बन जाएंगे? 2n, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन। ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या दो एस्पेक्ट्स हैं? एक है एक्टिवेशन और दूसरा है एम्फीमिक्सिस। एक्टिवेशन में क्या होता है? एक्टिवेशन में स्पर्म जो है पेनिट्रेट करता है एग के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर कुछ कॉर्टेक्स में चेंजेस आते हैं, कुछ रिएक्शन होती है, वो इसमें एक्टिवेशन में हम पढ़ते हैं। देन एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस अभी बताया कि दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूज़न, इसे बोलते हैं फ्यूज़न ऑफ प्रो न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि कहाँ कहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। ये पे मैंने बहुत अच्छा एक डायग्राम बनाया है, इसे अभी बताती हूँ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि फीमेल की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, आउटसाइड फीमेल बॉडी। इसमें कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अंदर तो हो नहीं रहा है फर्टिलाइजेशन। तो क्या होगा कि सिंपली फीमेल फिश और मेल फिश, फीमेल फिश अपने एग ले करेगी, मेल फिश स्पर्म रिलीज़ कर देंगे। कहाँ पर? आउटसाइड द बॉडी, सी में, ये वाटर है, ठीक है, और बाहर ही दोनों में फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एंड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जो एग है वो फ्यू मिनट्स ही सर्वाइव करता है। ठीक है, तो जब फ्यू मिनट सर्वाइव कर रहा है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा, इनको एक साथ एक्टिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही फीमेल ले करती है एग, उसके ही ऊपर, एग के ऊपर ही मेल स्पर्म छोड़ देता है, ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस थोड़े बढ़ सकें। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा भी नहीं माना जाता इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर पानी की लहरों के साथ में ये बह सकते हैं इधर उधर एग्स, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, या फिर हो सकता है कोई दूसरी फिश आके खा ले तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो इसमें चांसेस कम हो जाते हैं। और इसी वजह से नंबर ऑफ़ एग्स एंड नंबर ऑफ़ स्पर्म जो ले होते हैं इनमें वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, एक ही ओवम बनता है ना एक बार में, एक मंथ में। स्पर्म्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके भी मुकाबले यहाँ पर स्पर्म और ज़्यादा हैं, एग भी बहुत ज़्यादा हैं, ताकि ये प्रोबेबिलिटी को थोड़ा इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, फर्टिलाइजेशन वाटर में होगा। एग्जाम्पल ले लेंगे हम वाटर वाले सारे, फिशेज, एम्फीबियंस, फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स। ठीक है, इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैकेनिज्म में हमने स्टेप्स पढ़े थे कुछ, तो उसमें पहला स्टेज क्या था?
अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा, यानी कि स्पर्मेटोजोआ का ओवा तक पहुंचना। ओवा हमें पता है कि इमोबाइल होता है। क्यों इमोबाइल होता है अभी बताते हैं। स्पर्म मोटाइल होता है। तो क्या होगा कि स्पर्म जो है ओवा तक रीच करेगा। किस तरह, कहाँ कहाँ करेगा ये हमने देख लिया। एक्सटर्नल में किस तरह से होता है, इंटरनल को हम डीप में पढ़ेंगे थोड़ा, तो आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट इसमें है केमिकल अट्रैक्शन एंड ट्रैपिंग ऑफ स्पर्म बाय कीमोटैक्सिस। अब इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ओवा इमोबाइल क्यों है। ओवा इमोबाइल इसलिए है क्योंकि ओवा आपने पढ़ा होगा कि साइज में बहुत बड़ा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन मिलने वाला है, जो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन जाइगोट को मिलने वाला है, वो ओवा से ही मिलने वाला है। ये बिल्कुल ओवा ही आके रख गया। बस स्पर्म का क्या रोल हुआ यहाँ पर, स्पर्म ने यहाँ से अपने क्रोमोसोम्स यहाँ पर दे दिए, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देना इसका काम था। अच्छा, स्पर्म इतना छोटा क्यों हो गया? स्पर्म इतना छोटा इसलिए हो गया क्योंकि उसे अप्रोच करना है ओवा तक, है कि नहीं। उसे तैर तैर कर जाना है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए छोटा होना पड़ेगा, तभी स्पीड से चल पाएगा ना आगे तक। और ओवा जो नॉर्मल एक्साइज था उसमें भी जब 4 बनते थे गैमेटोजेनेसिस में, तो बाकी 3 को भी उसने हटा करके इनका भी अपने अंदर संभाल लिया और बड़ा हो गया, ठीक है। तो यही रीज़न है, और इसीलिए वो इमोटाइल है। इतना भारी है, मूव कैसे करेगा। चलिए, अब हम आगे देखेंगे कि केमिकल अट्रैक्शन क्या होता है, कीमोटैक्सिस क्या होती है। चलिए, कीमोटैक्सिस क्या है। कीमोटैक्सिस एक टाइप का मूवमेंट है जो कोई केमिकल कभी अट्रैक्ट करता है एक मोटाइल चीज़ को, तो वो मोटाइल चीज़ उस केमिकल की तरफ बढ़ती जाती है। जहाँ उस केमिकल की कंसंट्रेशन हाई होगी उधर की तरफ वो चीज़ बढ़ती जाएगी। मतलब ये जो केमिकल है इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ऐसा जो एग सेल होता है, ज़्यादातर ये देखा गया है सी अर्चिन में। सी अर्चिन का जो एग सेल होता है उसमें एक केमिकल सीक्रेट होता है जिसे फर्टिलाइजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो केमिकल ऐसा है जो अट्रैक्ट करता है स्पर्म को। तो इस बात का लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन ऐसा माना गया है कि कोई केमिकल है एग सेल में, फर्टिलाइजेंट, जो स्पर्म्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो आसपास अगर स्पर्म घूम रहे होंगे तो ये फर्टिलाइजेंट जो है इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो स्पर्म्स इधर की तरफ आ जाएंगे। ये कहाँ पर है, ये केमिकल सिर्फ एक जगह यहाँ नहीं है, मतलब साइटोप्लाज्म में मिलेगा एग सेल के। तो स्पर्म्स जो हैं ऐसे जुट जाएंगे इसकी तरफ। और बाकी ज़्यादातर एनिमल्स में क्या देखा गया है कि रैंडम कोलिजन होता है ओवम और स्पर्म के बीच में, और तभी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिशेस में देखा गया है कि फिशेस का जो एग सेल होता है वो कोई स्पर्म अट्रैक्टेंट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो स्पर्म जो है एग की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जैसा कि फर्टिलाइजिंग कर रहा था। नेक्स्ट है आपका बी पॉइंट, मैकेनिकल जक्स्टा पोजिशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो मतलब कि कोई ऐसा कुछ ऑर्गन हो, कुछ डिवाइस हो जिसकी वजह से दोनों मिल पाएँ, ओवम और स्पर्म। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा ऐसा, मेराइन की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सी में या पानी में ही हो रहा है ना, तो मेराइन की अगर हम बात करें, वहाँ सी अर्चिन पाया जाता है। उसमें क्या होता है, क्लाउड्स बन जाते हैं स्पर्म के और ओवम के, यानी एग के, ठीक है। वो क्लाउड्स एक साथ रिलीज़ करते हैं दोनों, फीमेल और मेल, एट द सेम टाइम। क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि फ्यू मिनट्स से लेकर आवर्स के लिए ही लाइफ होती है एग्स की, तो सेम टाइम पर उन्हें रिलीज़ करना पड़ेगा, तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। फ्रेश वाटर में अगर हम देखें, फ्रेश वाटर में क्या होता है, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेज़ हैं, एम्फीबियंस हैं। तो इसमें क्या है कि स्पर्म्स डायरेक्टली रिलीज्ड ऑन द ओवम, जहाँ ओवम रखे हैं उसी के ऊपर स्पर्म रिलीज़ किए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्यू मिनट्स के लिए ही जिंदा रह पाते हैं एग सेल्स। इस प्रोसेस को सीडो कॉपुलेशन या फिर एम्प्लेक्सस भी बोला जाता है। सीडो कॉपुलेशन क्यों? इट सीम्स लाइक कि कॉपुलेशन हुआ बट कॉपुलेशन नहीं हुआ है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। कॉपुलेशन इज कॉल्ड व्हेन देयर इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? टेरेस्ट्रियल्स में होगा। ये कहाँ था? ये एक्वेटिक में था, पूरा एक्सटर्नल जो था। तो इंटरनल में कैसे होगा कि जो सीमन है उसे फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में हमें पहुंचाना होता है। तो कैसे पहुंचाया जाता है? स्पेशलाइज्ड सेक्सुअल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है पेनिस। मोस्टली ह्यूमन के लिए ही बात करते हैं और मैनी अदर्स ऑल्सो। कुछ डिफरेंस भी है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सीमन जो है उसको फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट तक
जो पहुंचाया जाता है इसे कहते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, कुछ स्पेशल डिवाइसेस और हैं इसके अलावा, पेनिस के अलावा, वो क्या हैं, जैसे कि स्पाइडर में, क्रस्टेशियंस में फोर लिम्ब यानी कि जो आगे वाली आर्म होती है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं पाल्प इन मेल स्पेशलाइज्ड होता है कॉपुलेशन के लिए। इन सिफेलोपॉड्स मॉलस्क होते हैं जिसमें हेड कनेक्टेड टू फुट, ये होते हैं ना ऑक्टोपस, ये वाले। वन ऑफ द आर्म इज़ मॉडिफाइड फॉर होल्डिंग स्पर्मेटोफोर, यानी कोई एक आर्म में स्पर्मेटोफोर यहाँ पर लगा हुआ होगा जो कि क्या कर रहा होगा, कॉपुलेशन का काम कर रहा होगा। इस आर्म को क्या बोलेंगे, हेट्रोकोटाइलस आर्म। ठीक है, और ये जो कॉपुलेटरी इस पर लगा हुआ है ऊपर ऑर्गन, स्पर्मेटोफोर। इसके बाद इन सम एनिमल्स स्पर्मेटोजोआ जो है वो स्मॉल पैकेट्स में रिलीज होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजिग्माटा। इन पैकेट्स को स्पर्मेटोजिग्माटा बोलते हैं। अच्छा, ये पैकेट्स में क्या है कि बस ये है पास पास स्पर्म होते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई ऊपर से कवरिंग नहीं होती है इन पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट। इससे पहले हमें टर्म जाननी होगी कुछ, फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स या फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे वो अमाइनो एसिड्स से बने होंगे, और जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होंगे वो मोनोसैकेराइड्स से बने होंगे, एक या दो जिसकी तरह से हैं। तो ये बनते कहाँ पर फर्टिलाइजिन, ये बनते हैं एग के जोना पेल्यूसिडा में, मैमल्स में। ठीक है, वो भी एग कैसा होना चाहिए, लाइव एग एंड अनफर्टिलाइज्ड, जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ हो वो फर्टिलाइजिन बनाएगा। ठीक है, और सी अर्चिन में ये किस में बनते हैं, फॉलिकल सेल में। ठीक है, फर्टिलाइजिन एक्ट्स एज अ केमिकल लॉक, ताले की तरह से ये काम करेंगे, इस तरह से लॉक हम मान लेते हैं। एंटी फर्टिलाइजिन एसिड प्रोटीन होते हैं स्ट्रक्चर में, बनते हैं ये स्पर्मेटोजोआ में। वर्क क्या है इनका, की तरह काम करते हैं लॉक में जाकर के फिट हो जाएंगे एज अ की। ठीक है, ईच फर्टिलाइजिन मॉलिक्यूल हैव मोर देन वन एक्टिव ग्रुप। हर फर्टिलाइजिन मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एक्टिव ग्रुप मिलते हैं जिससे कि वो कई सारे स्पर्मेटोजोआ से सराउंड हो सके, इस तरह से। ये है ओवम, ये एक्सेल, ये साइटोप्लाज्म, यहाँ पर लेयर होगी बाहर की लेयर होती है जोना पेल्यूसिडा। इसी लेयर में फर्टिलाइजिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये फर्टिलाइजिन मॉलिक्यूल जो है ये लॉक की तरह से काम करेंगे, इनमें आकर के स्पर्म से रिलीज होने वाला एंटी फर्टिलाइजिन अटैच हो जाएगा। इनसे क्या होगा, दोनों के बीच में अडहेशन होगा, जो कि है नेक्स्ट अडहेशन। ठीक है, इनकी वजह से दोनों के बीच में अडहेशन होगा। अडहेशन मतलब जोड़ना या फिर चिपकना। तो इसी को फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन का ये जो फंक्शन है ये होता है स्पीशीज स्पेसिफिक। इसको हम बाद में देखते हैं। द फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन आर स्पीशीज स्पेसिफिक, मतलब ये पहचानने में मदद करेंगे। सेम स्पीशीज़ का ही फर्टिलाइजन दूसरे एंटी फर्टिलाइजन को पहचान पाएगा। तो अगर दूसरी स्पीशीज़ का स्पर्म हुआ किसी एग से, उसका फर्टिलाइजेशन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। किसकी वजह से, क्योंकि उनका फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन आपस में मैच नहीं होगा, तो की लॉक सिस्टम नहीं होगा। अदर स्पीशीज़ में हो सकता है इस तरह से होके लॉक है इस तरह से और की है इस तरह से, तो ये इसमें फिट नहीं होगी। इसकी स्पीशीज़ की होगी इस तरह से, सो दैट इसमें फिट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं कैपेसिटेशन। अदर स्पीशीज़ का अट्रैक्शन होने से या अटैचमेंट होने से प्रोटेक्ट करता है ये, दिस इज नोन एज कैपेसिटेशन। और क्योंकि इनमें आपस में कांटेक्ट हो गया तो इसी को हम कांटेक्ट कहेंगे।
एक टर्म यहाँ पर आती है एग वाटर. व्हाट इज एग वाटर? जब सी में किसी फिश ने, सी में फिशेज हैं, ये पहले तो अच्छी बनी थी, अब की बार बुरी बनी है. हाँ, तो किसी फिश ने एग्स रिलीज कर दिए. ठीक है, दूसरी तरफ से बना दीजिए इसे ताकि ये दिखाई दे. ये एग्स जो है फर्टिलाइजेंट प्रोड्यूस करेंगे. अब फर्टिलाइजेंट जो है लॉक का काम कर रही है. तो की कौन सी आएगी? एंटी फर्टिलाइजेंट. ये आ गई मेल फिश. ये वाली अच्छी बनी है मेल फिश. ये मेल है, इसको हम रिलीज कर रही है. इनमें होगा एंटी फर्टिलाइजेंट. ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइजेंट रिलीज करेगी, इस फर्टिलाइजेंट को सराउंडिंग में जो वाटर है यही फर्टिलाइजेंट रिलीज करें इसमें. इस वाटर को बोलेंगे एग वाटर. एग के अंदर नहीं है ये है सी वाटर ही, बट सी वाटर दैट कंटेन फर्टिलाइजेंट. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन. एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन. इसमें क्या होगा कि जो स्पर्म है इसमें आगे यहाँ पर एक्रोसोम होता है. ठीक है, इसमें जो रिएक्शंस होंगी वो पढ़ेंगे और ये किस तरह से पेनिट्रेट करेगा ओवम के अंदर. ये है प्यारा सा न्यूक्लियस. यह इसकी एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो किस तरह से पेनिट्रेट करेगा? क्या होता है कि एक्रोसोम जो है प्रोड्यूस करता है कुछ लाइटिक एंजाइम्स. ठीक है, जिन्हें बोलते हैं स्पर्म लाइसिन. इनका काम क्या होता है? दे डिसॉल्व द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग. ठीक है, स्पेशली कहाँ पर ये देखा गया है? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन में. वाइटेलाइन मेम्ब्रेन में होल तक देखे गए कि लाइसिन जो है, लाइसिन एंजाइम ने इतना डिसॉल्व कर दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ से डिसॉल्व हो गई है तो ये होल हो गया. ऐसे वाइटेलाइन मेम्ब्रेन में होल टाइप के देखे गए. अगला है, ये हो गया एक चीज़ स्पर्म लाइसिन. सेकेंड इज हाइलुरोनिडेज. ठीक है, हाइलुरोनिडेज क्या है? जो एग सेल होता है ना, उसमें जो बाहर लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, और वी कैन से जोना पेल्यूसिडा. इट प्रोड्यूसेस क्या, बल्कि ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर मान लो कोरोना रेडिएटा है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कह सकते हैं फॉलिकल सेल्स हैं, ये आपस में दूसरे से जुड़े रहते हैं बाय अ सब्सटेंस, जो समथिंग लाइक सीमेंटिंग सब्सटेंस बोल सकते हो. ये अगर ईंटें हैं तो ये है कुछ सीमेंट जो है ना जोड़ के रखा है. तो ये जो सीमेंटिंग सब्सटेंस है इसका नाम होता है हाइलुरोनिक एसिड. ओके, अब हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व कौन कर देगा? हाइलुरोनिडेज. इसको डिसॉल्व करेगा हाइलुरोनिडेज. अब ये कहाँ से आ रहा होगा? ये आता है आपका मैमेलियन स्पर्म. मैमेलियन स्पर्म से प्रोड्यूस करता है. आसान सा तरीका बनाने का. ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? ये डिसॉल्विंग. ये हो गई चीज़. और क्या है? अब हम देखते हैं एक्रोसोमल रिएक्शंस. एक्रोसोमल रिएक्शन ये मेनली हम किस में देख रहे हैं? सैकोब्रोसिस में. नॉट ओनली इन सैकोब्रोसिस बट ऑल्सो इन मैनी अदर्स. व्हाट इज सैकोब्रोसिस? इट इज अ जीनस ऑफ एकॉर्न वर्म. ठीक है, और बहुत से एनिमल्स में ये देखा जाता है ये पाथवे, या फिर ये मैकेनिज्म बोल सकते हैं.
तो स्पर्म को हम ब्लू कलर से डिनोट करते चलेंगे और ओवम का जो भी कुछ होगा वो ग्रीन से। दिस इज द सरफेस वेयर देयर इज एक्रोसोम। थोड़ा हमने इसको हाईली मैग्नीफाई करके बनाया है, तो वैसे तो ऐसा दिखता है छोटा सा, लेकिन इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाया है। तो ये है एक्रोसोम, ठीक है। यहाँ पर अंदर प्रेजेंट है एक्रोसोम ग्रैन्यूल, एक्रोसोम ग्रैन्यूल। सबसे पहले क्या होगा कि ये एक्रोसोम ग्रैन्यूल ही रिलीज होगी, ये आ गई बाहर, ठीक है। इसके बाद में अब ट्यूब्यूल बननी स्टार्ट होगी। अभी तक हम एक्स सरफेस तक नहीं पहुंचे हैं, ग्रीन कलर आया ही नहीं है। ये आगे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ट्यूब्यूल बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इसको इधर ले लेते हैं नीचे। अब यहाँ पर एक्स सरफेस आएगा, ट्यूब्यूल बड़ी हो गई थोड़ी सी, और ये है एक्रोसोम ग्रैन्यूल। ये कहाँ जाकर पहुँच गई है, ये पहुँच गई है एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। अंदर क्या होंगी, अंदर होगा एग का साइटोप्लाज्म, इस तरह से है कुछ, ठीक है। यहाँ है एग साइटोप्लाज्म। तो ये जो है ये एक्रोसोम ग्रैन्यूल। अब जानते हैं एक्रोसोम ग्रैन्यूल है क्या। एक्रोसोम ग्रैन्यूल इसमें होते हैं लाइटिक एंजाइम्स, जो हम बात कर रहे थे पहले, डिसॉल्विंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेंगे। तो यहाँ हमें पता चलेगा ये क्या करेंगे, डिसॉल्विंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेंगे। ये बाहर कुछ कुछ वेसिकल्स के फॉर्म में भी निकले हैं और कुछ ये ग्रैन्यूल्स हैं, या फिर कह सकते हो वेसिकल्स ही अगर बोलो तो वेसिकल्स के अंदर कंटेंट भरा हुआ है ये ग्रैन्यूल्स का या लाइटिक एंजाइम्स का। तो यहाँ पर जाकर के जब ये फ्यूज़ होंगे तो यहाँ पर डिसॉल्विंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये कैसे दिखेगी, नेक्स्ट स्टेप ये बना देते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गई तो आराम से ट्यूब्यूल आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये एक्रोसोम ट्यूब्यूल चल रही है, एक्रोसोम ट्यूब्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाकर के फ्यूज़ हो गया, ठीक है। ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। जब ये यहाँ पर फ्यूज़ होंगे, इस स्टेज के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन ऑफ ओवम। यहाँ पर ही पेनिट्रेशन हुआ है, पहले पेनिट्रेशन हुआ है, देन एक्टिवेशन हुआ है, ठीक है। तो स्टेप वाइज लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या होगा, रिलीज ऑफ एक्रोसोम वेसिकल containing एक्रोसोम ग्रैन्यूल्स। एक्रोसोम ग्रैन्यूल्स कैसी होंगी, एक्रोसोम ग्रैन्यूल्स आर लाइटिक इन नेचर। ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट वाला जगह बन गया, डिसॉल्व प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग, ठीक है। देन अगला स्टेप क्या होगा, ये स्टेप इसी में था, ये अगला स्टेप 2 है। अब बनेगी एक्रोसोम ट्यूब्यूल, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोमल ट्यूब्यूल, ठीक है। और इसी में लिख दे रही हूँ इलोंगेशन, क्योंकि ये बड़ी भी होती जाएगी, तो एक स्टेप बढ़ाने से अच्छा है कि इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया, नेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। आफ्टर दैट एक्रोसोम ग्रैन्यूल जो थी वो फ्यूज़ होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और डिसॉल्व करने लग जाएगी। लाइटिक एंजाइम ऑफ एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स स्टार्ट डिसॉल्विंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इससे क्या होगा, एक रास्ता बन जाएगा एक्रोसोम ट्यूब्यूल के लिए अंदर एंटर करने के लिए, मेकिंग अ वे फॉर एक्रोसोम
ट्यूब्यूल टू एंटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Finally, fusion of acrosome tubule with plasma membrane. किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? एग की. इसी को क्या बोलेंगे? पेनिट्रेशन. ठीक है. अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है, पेनिट्रेशन हो गया, उसके बाद में क्या होगा? फ्यूजन हो गया, पेनिट्रेट हो गई, दोनों आपस में मिलकर के एक्टिवेशन ऑफ ओवम. अब देखेंगे अगले में कि एक्टिवेशन ऑफ ओवम कैसे होता है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड इसके बाद में मैं फर्टिलाइजेशन फिनिश हो जाए एक बार, फिर उसके बाद गैमेटोजेनेसिस भी डाल दूँगी. तो अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को. चलो ठीक है, बाय.